उपचुनावों की सुगबुगाहट के बीच प्रत्याशी कौन होगा, किसको मैदान में उतारा जाएगा, जिताऊ होगा भी कि नहीं होगा, तमाम तरह के सवाल सबके मन में उठ रहे हैं। इसी बीच एक सीट है जो चर्चा का विषय बनी हुई है, खिवसर सीट, जहां पर बेनीवाल कैसे लेंगे फैसला, क्योंकि वो एक बार धोखा खा चुके हैं और किस तरीके से वो रणनीति बनाएंगे। और अगर ज्योति मिर्धा फिर से तीसरी बार मैदान में उतरती है तो क्या उनकी हार की हैट्रिक होगी। करेंगे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे बात करना चाहूंगी खिवसर विधानसभा सीट की, जहां से हनुमान बेनीवाल किसको उतारने वाले हैं उपचुनाव की रणभेरी में। इसको लेकर काफी सारी सुगबुगाहटें राजनीतिक गलियारों में भी हैं। और अगर ज्योति मिर्धा सामने उतर जाती हैं तो कैसा वो स्टेप उठाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक खिवसर विधानसभा सीट की बात है, वहां तो एक बात क्लियर होनी चाहिए और लगभग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो खिवसर को जानते हैं, समझते हैं, उनके दिमाग में शायद क्लियर होगी भी कि खिवसर से हनुमान बेनीवाल जिसको भी खड़ा करेंगे वो 100% जीतेगा। तो यहाँ सवाल हनुमान बेनीवाल का नहीं है, यहाँ सवाल बीजेपी और कांग्रेस का है कि क्या हनुमान बेनीवाल उनके साथ आ रहे हैं या नहीं। और कहीं ना कहीं तीन बार हारने के बाद और उससे भी ज्यादा बार जिल्लत सहन करने के बाद ज्योति मिर्धा को तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लगता है उनके लिए चुनाव कम, पारिवारिक रंजिश ज्यादा है और इसलिए वो ये चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी लड़वाएगी या नहीं, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा चल रहा है हनुमान बेनीवाल का। और क्योंकि पूरी आरएलपी की कार्यकारिणी अभी भंग है, इसलिए ये सवाल उठता भी है कि वो किसे प्रत्याशी बनाएंगे। कई बार उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं परिवार वाला होगा, तो या तो उनका भाई या उनकी वाइफ हो सकती है। लेकिन बात पूरी तरह से साफ है कि जो भी होगा वहां 100% हनुमान बेनीवाल का कैंडिडेट ही जीत सकता है। और खासकर जब से उन्होंने पूरा का पूरा विधायक कोष एक बारी में सैंक्शन कर दिया है, तो अब किसी और के आने की संभावना ही नहीं। और अगर आ भी जाता है तो उसके पास पैसा होगा नहीं कुछ करने के लिए। और इसलिए ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला था हनुमान बेनीवाल ने, उसके बाद किसी और के आने की संभावना नगण्य है। जी, इसी के साथ साथ जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का परफॉर्मेंस रहा पिछले चुनावों में, तो कहीं ना कहीं वोटों का जो अंतर रहा, उसके अंदर जीत का जो डिफरेंस है वो गिरता चला गया। और अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन की यहाँ पे जो सुगबुगाहट है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अंतर तब गिरा जब प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से मैदान में थे विधानसभा चुनावों के लिए, और उसके बावजूद भी जीत जाना ये बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव गुजर गए, फिर लोकसभा चुनाव आ गए। अब केंद्रीय भाजपा और राज्य भाजपा दोनों का ग्राफ काफी डाउन हो चुका है, तो वो फैक्टर्स तो अब काम करेंगे नहीं हनुमान बेनीवाल को हराने में। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस तो ज्योति मिर्धा के जाने के बाद खाली हो गई थी जी। मुकेश भाकर और ये आसपास के लाडनू और आसपास के इलाकों के हैं, वो लोकसभा चुनाव तो लड़ सकते हैं क्योंकि लोकसभा बड़ा क्षेत्र हो जाता है। विधानसभा कौन लड़ेगा? जी। विधानसभा के पास तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है। तो कांग्रेस को मरता क्या ना करता हनुमान बेनीवाल के साथ आना पड़ेगा। पर हनुमान बेनीवाल इस मौके पर का फायदा उठाते हुए एक और सीट की डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको उम्मीदवार वाला बदला लेना है। नहीं तो वो कांग्रेस के साथ संभवतः ना भी आए। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिएगा कि हनुमान बेनीवाल जो है वो एक माइंडसेट से चल रहे हैं कि उनकी आरएलपी 3 से 1 सीट पे आ गई थी, अब 1 से 0 सीट पे आ गई है, क्योंकि जो 1 सीट है वो एमपी की है। तो अगर आरएलपी को लड़ने के लिए वापस वही 1 सीट मिलती है, तो विधानसभा में तो 200 में से 1 ही सीट होगी आरएलपी की। जी। और इसलिए हनुमान बेनीवाल नेगोशिएट करेंगे कांग्रेस से कि उपचुनाव में कम से कम उन्हें 2 सीट तो दी जाए। और जब नहीं देंगे तो फिर वो अपने स्वभाव के भांति कोई एक्शन लेने चाहिए। और अगर उन्होंने लिया और कांग्रेस के साथ नहीं गए तो कांग्रेस के लिए ज्यादा बुरा है बजाय कि हनुमान बेनीवाल की। जी,
उमेदा राम की आपने चर्चा करी तो एक हाल ही में इंटरव्यू देखा था हनुमान बेनीवाल जी का। उन्होंने उस समय इंटरव्यू में बहुत बड़ी और गहरी बात बोल दी कि जिसको भी मैं टिकट दूंगा मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि वो भरोसेमंद है कि नहीं है। नहीं तो कल को वो कोई टिकट लेने के बाद जीतने के बाद ये भाग जाते हैं तो मैं ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं जो चोट उमेदा राम बेनीवाल ने हनुमान बेनीवाल को पहुंचाई है वो वाकई में बहुत गहरी है। और वो इस बार जिसको भी टिकट देंगे उसको बेहद सोच समझकर आगे तक की रणनीति तय करके देंगे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, वो तो होगा ही। और इसीलिए शायद कहीं न कहीं उमेदाराम बेनीवाल वाले हादसे के बाद उन्होंने पूरी कार्यकारिणी ही भंग कर दी। जी। तो अभी आरएलपी की स्थिति ये है कि आरएलपी में एक भी पद नहीं है और एक भी पद पर कोई आसीन नहीं है। इसके लिए कहीं न कहीं अब ये सब लोग मान रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अपने खून के रिश्ते यानी कि अपने ब्लड को ही कहीं न कहीं भरोसा करेंगे। लेकिन हाल ही में उन्होंने राजपूतों को जो ज्वाइन कराई अपनी नहीं, वो तो पार्टी देखिए उसका कार्यकर्ता है, अब कार्यकर्ताओं को टिकट देना नहीं देना वो बात की बात है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पास बहुत सारी सीटें तो है नहीं टिकट देने के लिए। वो कांग्रेस से गठबंधन करते हैं तो 1 या 2 पे मान सकते हैं, अगर नहीं करते तो 5 पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो राजपूतों से गठबंधन भी किया, ये नागौर के राजपूत हैं, तो इनका क्या ये नागौर के हरीश बाहर चौधरी को जवाब देना था या फिर इसके पीछे कोई और नहीं, राजनीतिक हरीश समस्या है? चौधरी को जवाब देने से बहुत अलग है ये चीज़, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का पुराना वक्तव्य भी देखेंगे, पुराने स्पीचेस भी देखेंगे तो उन्होंने कई बार जाट राजपूत एकता की बात की है। और इसीलिए हमारे चैनल पर भी जो पिछला वीडियो डला है उसमें हम यही कह रहे हैं कि हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा सरीके के नेताओं को सीखना चाहिए कि महज राठौड़ या ठाकुरों को गाली देने से जाट नेता बड़ा नेता नहीं बन जाएगा। हनुमान बेनीवाल से आप सीखिए कि किस तरह से जाट राजपूत एकता की बात करते हुए वो जाटों के सबसे बड़े नेता बने। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की एक खासियत है, वो बहुत टू द पॉइंट है, वो बहुत ही ज्यादा रूड होकर भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जातीय टकराव करवाना मैंने बहुत कम देखा है। हाँ, जाटों को सपोर्ट जरूर करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं और उसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन इस तरह से राजेंद्र राठौड़ के पीछे पड़ जाना या किसी और राजपूत नेता के पीछे पड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने सेकी है। गोविंद सिंह डोटासरा का एक पैटर्न देखेंगे, वो किसी एक वक्त पर किसी एक नेता से तो लड़ ही रहे होते हैं, ये उनका पैटर्न। तो अब उनको समझ में आ जाता है कि चुनाव आने वाले तो चलो राजपूत नेता से लड़ो ताकि सुर्खियों में आएंगे। लक्ष्मणगढ़ का चुनाव जीतने के पीछे राठौड़ और इनका विवाद एक बड़ी वजह थी, और अब जब कोई चुनाव आसपास नहीं है तो वो मदन दिलावर से लड़ रहे हैं। तो इस तरह से उनका हेडलाइंस में बने रहने का ये तरीका है, लेकिन ये नहीं है, आप ये समझिएगा कहीं ना कहीं इनके साथ हनुमान बेनीवाल के साथ, हनुमान बेनीवाल को इस तरह की छोटी खबरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। हनुमान बेनीवाल के पास खिवसर और नागौर की जनता का इतना भरोसा है कि वो आसानी से जीत सकते हैं, और वहां की जनता ने भी बहुत सारे घाट का पानी पीकर ये देखा है कि यही हमारा सच है जो हनुमान बेनीवाल, और यही हमारे लिए काम करा सकता है। ये तो हुई बेनीवाल और उनकी रणनीतियों की बात। अगर हम बीजेपी की तरफ मुड़ते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो एक बार फिर से ज्योति मिर्धा का नाम सामने आ रहा है। कैसे कोई 2 बार हारे हुए प्रत्याशी पर एक बार तीसरी बार फिर से भरोसा कर लेगा, और क्या ये जीत की सुनिश्चितता को तय करता है? क्या कहते हैं आप? बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि बीजेपी ज्योति मिर्धा को लोकसभा का टिकट देकर अपने बाकी कार्यकर्ताओं को तो पहले भी नाराज कर चुकी थी, और हमेशा वो वैसे भी 3rd नंबर पे आती थी। ऐसे में बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है? अगर वो ज्योति मिर्धा को नहीं देती तो शायद वापस 3rd नंबर पे आ जाए। तो समझना पड़ेगा कि ऑप्शन कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं बीजेपी केवल राजस्थान में नहीं, वह पूरे भारत में एक क्राइसिस फेस कर रही है। जी, अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में बीजेपी ऑप्शन लेस हो गई है या फिर कोई नया चेहरा उपचुनाव में सामने लाती है, या फिर थक हार कर ज्योति मिर्धा पर ही अपना तीसरा दाव खेलती है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल का भी देखना होगा कि किस तरह से वो किस पर विश्वास जताएंगे, कौन सा वो भरोसेमंद चेहरा होगा जो उपचुनाव में हम सबके सामने आने वाला है। अगर इन पर आपको कुछ पता है, आपके पास कोई अपडेट्स हैं, तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
वड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।